नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ पेशे लेकर आए हैं जो एमपी टेट, सी टेट और एच टेट और सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? विकल्प है आपके सामने फ्राइड, युंग, शाह, हॉल, द ऑलपोर्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा युंग। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? कार्ल युंग ने किया था। तो इसे युंग और कहीं कहीं जुंग भी लिखा होता है। तो जो आपको ऑप्शन में मिले, कार्ल युंग में मिले तो कार्ल युंग लगा देना और कार्ल जुंग मिले तो कार्ल जुंग लगा देना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। विकल्प है कैटल, व ऑलपोर्ट, सा फ्राइड, द साइमन बेने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्राइड। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? फ्राइड, जिन्हें सिगमंड फ्राइड भी बोला जाता है। और सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के निवासी थे, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं। सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। और मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइको एनालिसिस थ्योरी। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सिगमंड फ्राइड। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान के अनुसार इदम, अहम, परायहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। यहाँ पर विकल्प दिया है बंडूरा, बा युंग, सा एडलर, द फ्राइड। तो इदम, अहम, परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक किसने बताए थे? फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड हैं, जिनका सिद्धांत है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व के इदम, अहम और परायहम 3 घटक बताए हैं। व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी से संबंधित 3 तत्व बताए थे, 3 घटक, इदम, अहम और परायहम। किसने बताए थे? सिगमंड फ्राइड ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अहम निर्देशित होता है। विकल्प है सुख के सिद्धांत द्वारा, व वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, सा आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, द सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा। अहम निर्देशित होता है किसके द्वारा? वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविकता से संबंधित है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं इदम, अहम, पहला इदम, व अहम, सा परा अहम, द उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अहम। अहम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ईगो। इदम को एड और अहम को ईगो और परायम को सुपर ईगो। जो एक प्रकार किसने बताए थे? सिगमंड फ्राइड ने। इदम, अहम और परायम। तो वास्तविकता के सिद्धांत से कौन सा संबंधित है? अहम को क्या बोलेंगे? ईगो। अगर अंग्रेजी में नाम आ जाए कि ईगो किससे संबंधित है तो वास्तविकता से संबंधित है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? गुण सिद्धांत, एक गुण सिद्धांत है शील गुण सिद्धांत,
जिससे संबंधित नहीं है। विकल्प है यहाँ पर फ्राइड व ऑलपोर्ट सा कैटल द आइजैक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्राइड। सिगमंड फ्राइड है ना, जो सील गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी के ये तीन हैं, ऑलपोर्ट कैटल आइजैक, ये सील गुण सिद्धांत से संबंधित है। और दो और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम कोस्टा और मैक्रे। ये 5 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सील गुण सिद्धांत दिया था। ऑलपोर्ट, कैटल, आइजैक, कोस्टा और मैक्रे। और सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत सील गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो सिगमंड फ्राइड नहीं है। और बाकी के ऑलपोर्ट, कैटल, आइजैक, कोस्टा और मैक्रे सील गुण सिद्धांत से संबंधित हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प है एरिक्सन, व फ्राइड, सा कोहलर, द वॉटसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एरिक्सन। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था और मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन भी इन्हीं ने किया था, एरिक एरिक्सन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यहाँ पर विकल्प दिया है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, व 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष तक के लिए, और 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है 2009। ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को ये अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें प्रत्येक बच्चे को, जो 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है, उसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जिसमें दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी है। दिव्यांग हो या कोई भी, तो सबके लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 21A में है। अनुच्छेद 21 संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये मूल अधिकार भी है, मूल कर्तव्य, जो 11वां मूल कर्तव्य है, उसमें भी इसका वर्णन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है 2009 के अधिनियम द्वारा, और जो पारित कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। CWSN का अर्थ है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, व एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, द मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN, सी का मतलब चिल्ड्रन, W का अर्थ विथ, चिल्ड्रन विथ, एस का स्पेशल, और एन का अर्थ नीड। तो CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहा जाता है? जो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा लेने में सक्षम नहीं होते, उन्हें सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। जैसे कोई मतलब बाधित है, मूक बाधित है, या सिरबड़ बाधित है, मतलब कोई सुन नहीं सकता, या कोई बोल नहीं सकता, या कोई देख नहीं सकता,
तो इन्हें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे बोला जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? विकल्प है आ सामान्य बुद्धि का अभाव, ब शारीरिक दोष, सा विशिष्ट पिछड़ापन, द स्वस्थ वातावरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इसका स्वस्थ वातावरण। पिछड़ेपन का क्या कारण नहीं है? स्वस्थ वातावरण। सामान्य बुद्धि का अभाव होगा तो भी ये पिछड़ेपन का कारण होगा, शारीरिक दोष होगा तो भी, और विशिष्ट पिछड़ापन होगा तो भी ये पिछड़ेपन का कारण होगा, लेकिन स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है समस्या बालक है। विकल्प है यहाँ पर आ चोरी करने वाला, बा झूठ बोलने वाला, सा माता पिता का कहना न मानने वाला, दा अल्पबुद्धि। तो इस प्रश्न का सही यहाँ पर प्रश्न दिया था, तो ये प्रश्न ऐसा था समस्या बालक नहीं है। विकल्प है आ चोरी करने वाला, बा झूठ बोलने वाला, सा माता पिता का कहना न मानने वाला, दा अल्पबुद्धि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अल्पबुद्धि, क्योंकि चोरी करने वाला भी समस्यात्मक बालक है और झूठ बोलने वाला भी समस्यात्मक बालक है और माता पिता का कहना न मानने वाला भी समस्यात्मक बालक है। जो समस्या उत्पन्न करता है उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। जैसे चोरी करने वाला बालक तो ये समस्यात्मक, और झूठ बोलने वाला भी समस्यात्मक, और माता पिता का कहना न मानने वाला भी समस्यात्मक बालक, और स्कूल में सही टाइम से सही समय से ना पहुंचने वाला बालक, और गृह कार्य अर्थात होमवर्क करने वाला भी, जो होमवर्क नहीं करता वह भी समस्यात्मक बालक कहलाता है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर था? समस्यात्मक बालक नहीं है, तो वह कौन सा है? अल्पबुद्धि वाला बालक। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, विकल्प है आ बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बा बच्चे को दंड देना चाहिए, सा तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, दा बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो यदि आप एक शिक्षक हैं और आपको एक छात्र समस्यात्मक बालक के रूप में मिलता है तो उसे आप क्या करेंगे? बच्चे को नज़रअंदाज कर देंगे, बच्चे को दंड देंगे, या तत्काल घर वापस भेज देंगे कि जाओ तुम घर चले जाओ, और या बच्चे को परामर्श देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चे को परामर्श देंगे, बच्चे को समझाएंगे और कि भाई तुम झूठ मत बोलो, या ये ऊधम मत करो, और ऊधम मत करो, झूठ मत बोलो, और अपना गृह कार्य होमवर्क सही से करके ले आओ। तो उसको परामर्श देंगे और परामर्श से ही उस बालक समस्यात्मक बालक की समस्या दूर हो जाएगी और वह एक अच्छे बालक की तरह अपना गृह कार्य करने लगेगा और बढ़िया स्कूल में अपने एक आदर्श छात्र की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो और अगर हम ऐसा कहते कि उसे दंड देते तो वह उद्दंडता व्यक्त करता, वह गलत रास्ते पर चला जाता, और नज़रअंदाज करते तो फिर वह कमज़ोर रह जाता, और घर भेज देते तो भी वह पढ़ाई में कमज़ोर रह जाता। और अगर उसे परामर्श देंगे उस बच्चे को, समस्यात्मक बच्चे को, तो वह एक आदर्श बच्चा बन जाएगा और उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा। और उससे समस्याएं पूछेंगे कि भाई तुझे क्या समझ में नहीं आता, तो इससे वो अपनी समस्या बता देगा, तो उसे समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे और उसे उचित परामर्श देंगे। इस प्रकार वह एक अच्छा आदर्श बालक बन जाएगा, आदर्श बच्चा बन जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे उस समय? विकल्प है
उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे व प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक से सीखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे जो समस्यात्मक बालक हैं, उन्हें विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में कुछ अति मेधावी छात्र हैं, कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? विकल्प है आ कक्षा के साथ, व उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा मेधावी अति मेधावी छात्रों को पढ़ाएंगे, क्योंकि मेधावी जो छात्र हैं तो वह इन सामान्य छात्रों के संग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो कुछ छात्रों को जो छात्र कमज़ोर होते हैं या सामान्य छात्र होते हैं तो उन्हें कोई बात समझा तो सामान्य छात्रों को किसी कम समय में अधिक समय लगता है समझने में, और जो मेधावी हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको बहुत जल्दी कोई बात समझ में आ जाती है। तो जब हम सामान्य छात्रों को समझाते हैं तो जो मेधावी छात्र होते हैं तो मेधावी छात्रों को बोरियत सी होने लगती है कि यह बार बार वही चीज़ क्यों बता रहे हैं, इसलिए उन्हें समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है मेधावी छात्रों के लिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? विकल्प है आ शारीरिक निशक्त, व दृष्टि बाधित, वाचन बाधित, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दृष्टि बाधित। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किन के लिए किया जाता है? तो दृष्टि बाधित के लिए किया जाता है, जो दृष्टि अर्थात आँखों से देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है, और ब्रेल लिपि का प्रयोग इन आँखों से नहीं देख सकते उनके लिए प्रयोग किया जाता है दृष्टि बाधित के लिए। और अगर सामान्य भाषा में कहें तो जो बच्चे या जो व्यक्ति अंधे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि से ये अंधे होते हैं जो व्यक्ति दृष्टि बाधित होते हैं और आँखों से नहीं देख पाते, तो उनके लिए ये ब्रेल लिपि है। इससे ये व्यक्ति या ये बालक पढ़ सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि के जनक हैं। यहाँ पर विकल्प दिया है चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल, बारबियर ब्रेल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था, और लुई ब्रेल ही ब्रेल लिपि के जनक हैं, जो एक खुद भी दृष्टि बाधित थे, मतलब आँखों से नहीं देख पाते थे। तो इन्होंने लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जो अनेक दृष्टिबाधित बालकों और व्यक्तियों के लिए एक आविष्कार एक तरह का अच्छा आविष्कार हुआ, जिससे दृष्टिबाधित बालक और व्यक्ति पढ़ने लगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। विकल्प है पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, लेखन संबंधी समस्या से, वाक क्षमता संबंधी समस्या से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पढ़ने संबंधी समस्या से। डिसलेक्सिया होता है
तो वह पढ़ने संबंधी पठन संबंधी समस्या होती है। जैसे कोई बालक डी और सी में भेद नहीं कर पाता कि डी है या बी लिखा है। डी और बी में भेद नहीं कर पाता। बाज और 100 में भेद नहीं कर पाता। 16 और 61 में भेद नहीं कर पाता उसको, तो यह डिसलेक्सिया रोग कहलाता है। मतलब वैसा रोग नहीं है, ये मानसिक रोग है। और गणितीय कौशल संबंधी समस्या तो ये होता है, गणितीय कौशल संबंधी समस्या होता है डिसकैलकुलिया। इसमें बालक गणितीय गणना नहीं कर पाता, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग। और लेखन संबंधी समस्या, इसमें लिख नहीं पाता सही से। और वाक संबंधी समस्या, इसमें बोल नहीं पाता सही से। इसमें बोलने से संबंधित समस्या होती है। और तो वाक संबंधी समस्या से कहते हैं डिस्फेसिया। वाक संबंधी समस्या के विकार को क्या बोलते हैं? डिस्फेसिया। और लेखन संबंधी समस्या को बोलते हैं डिस्ग्राफिया। और गणितीय कौशल संबंधी समस्या को बोलते हैं डिसकैलकुलिया। और डिस्कलेसिया बोलते हैं पढ़ने संबंधी समस्या को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डिसलेक्सिया है। किससे संबंधित? पढ़ने संबंधी समस्या से, पठन संबंधी समस्या से। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिगम क्षमता है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर विकल्प दिए हैं आनुवांशिकता, वातावरण, शिक्षण, राष्ट्रीयता। तो ये अधिगम क्षमता है। ये अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे? ये प्रश्न पूरा नहीं दिख रहा था, इसलिए अब हम पूरा प्रश्न देखते हैं। पूरा प्रश्न क्या है? अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं होती है। संबंधित नहीं लिख पाए इसमें। निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? विकल्प है आनुवांशिकता, वातावरण, शिक्षण, राष्ट्रीयता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रीयता। अधिगम क्षमता होती है जो आनुवांशिकता से संबंधित होती है, वातावरण से संबंधित होती है और फिर शिक्षण से संबंधित होती है। अधिगम क्षमता होती है जो सीखने की क्षमता, साधारण भाषा में बोलें तो वह आनुवांशिकता से संबंधित होती है, वातावरण से भी प्रभावित या संबंधित होती है, फिर शिक्षण और शिक्षण से होती है। लेकिन राष्ट्रीयता से संबंधित अधिगम क्षमता नहीं होती है। राष्ट्रीयता कुछ भी प्रभाव नहीं डालती अधिगम क्षमता पर। जैसे अधिगम क्षमता है तो उस पर सीखने की क्षमता है, तो आनुवांशिकता होगी तो वह भी प्रभावित करेगी। वातावरण होगा तो वातावरण से अधिगम क्षमता प्रभावित रहेगी। और फिर शिक्षण से भी अधिगम क्षमता प्रभावित रहेगी। लेकिन राष्ट्रीयता से अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं रहेगी। यदि कोई राष्ट्रीयता, जैसे कोई भारतीय है तो भी वह अधिगम क्षमता, वह कुछ भी सीख सकता है। और जैसे कोई पाकिस्तानी है तो वह भी अधिगम कर सकता है, मतलब सीख सकता है। कोई चीनी है, चीन का रहने वाला है तो वह भी सीख सकता है, कोई भी अधिगम कर सकता है। और कोई अमेरिका का है तो वह भी अधिगम सीख सकता है, मतलब कोई भी अधिगम कर सकता है। कोई भी जैसे पाठ को सीख सकता है, पाठ का अधिगम कर सकता है। कोई कला कौशल सीख सकता है। तो अगर आनुवंशिकता रहेगी तो वह प्रभावित करेगी। और वातावरण रहेगा, वातावरण जैसे सूर्ययुक्त है तो वह अधिगम की क्षमता को प्रभावित करेगा। ऐसे ही शिक्षण और प्रशिक्षण, अगर शिक्षण प्रशिक्षण सही से नहीं मिला तो वह भी अधिगम क्षमता को प्रभावित करेगा। और राष्ट्रीयता होती है जो नेशनलिटी, वह अधिगम क्षमता को प्रभावित नहीं करती है।
तो एक दोस्तों ये कुछ पेशेंट थे। अगर आपको दोस्तों यह पेशेंट अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर चाइल्ड सही से नहीं लिखा, टाइप करे हुए में चाइल्ड CHILD चाइल्ड डेवलपमेंट है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित ये कुछ पेशेंट थे। और अगर दोस्तों आपको यह पेशेंट अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो दोस्त CTET, MPTET और HTET, UPTET और अन्य शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, जो शिक्षक से टीचर से संबंधित परीक्षा होती हैं, तो वह उनके लिए यह वीडियो बनी है। और अन्य के लिए वीडियो नहीं है, ये सिर्फ शिक्षक के परीक्षाओं के लिए, टीचर अध्यापक परीक्षाओं के लिए यह वीडियो है। तो उनके लिए बहुत उपयोगी होगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो दोस्त हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे SJBB 180 क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और जो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम और ये वीडियो अपलोड करेंगे। और अगर आप नहीं चाहिए, आपको वीडियो नहीं चाहिए तो फिर कमेंट ना करें। हम वीडियो जब हमें मतलब अवसर मिलेगा, समय मिलेगा तो उसके अनुसार बनाएंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।